हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हैं। और आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, चकाचक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट लेके हाजिर हूँ मैं, शिवम वर्मा। और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ और आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ें और इसका जवाब दें। देखिए क्या लिखा है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। अंतिम मंजूरी पूछ रहा है फ्रेंड, तो आप लोग बताइए। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नीति आयोग का बात करता है, तो नीति आयोग जो था उसको 2015 में योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, ठीक है। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का बनाया गया था। वित्त मंत्रालय तो हो नहीं सकता, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, ठीक है। जो 1951 जब देश आज़ाद हुआ था, 1947 के बाद 1950 में भारत का गणतंत्र दिवस लागू किया गया, संविधान लागू किया उस दिन। उसके बाद एक साल तुरंत बाद 1951 में, ठीक है, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया, जिसका लक्ष्य था कि कृषि को विकास करना, ठीक है। कृषि का जो विकास करना वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था, जो हैरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। जो किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोड, ये दोनों साथ में हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो हो जाएगा हैरोड डोमर मॉडल पर, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और पढ़िए, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। या 3 सेकंड लिया करिए बस आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक इंदिरा आवास योजना के बारे में सही नहीं है। इंदिरा आवास योजना के बारे में कह रहा है कौन सा एक तथ्य जो है वो सही नहीं है, तो आप लोग बताइए इसका ऑप्शन। देखिए क्या लिखा है। इसे वर्ष 1985-86 में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको 1985-86 में शुरू किया गया था। वर्तमान में ये भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है, बिल्कुल सही। वर्तमान में यह क्या है, भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। देखिए सी क्या कह रहा है, इसके न्यूनतम फंड को अनुसूचित जाति टीएसएस के घरों का निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। टीएसएस, ठीक है, अनुसूचित जाति और टीएसएस के घरों का निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो तीसरा, दूसरा और ए सही होगा, तो गलत कौन सा हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 50-50 का जो अनुपात है वो केंद्र और राज्यों के बीच साझा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और तो अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो फ्रेंड, एक बार चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, ओके फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये करंट अफेयर का। तो आज फ्रेंड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं सारे जितना भी जीएस का पार्ट आता है उससे 2 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। 2 जियोग्राफी से, ठीक है, 2 हिस्ट्री से, 2 इकोनॉमिक्स से, और 2 हो जाएंगे करंट अफेयर से, और 2 जियोग्राफी से हो ही जाएगा, ठीक है। तो आज 4 पार्ट हैं इसमें, तो आप लोग 4 पार्ट का जवाब दीजिए, ठीक है। तो देखिए, निम्न में गुजरात के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी और विजय रूपाणी। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनवरी 2021 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन के चलते यह पद रिक्त हो गया था। केशुभाई पटेल जो थे वो यहाँ के क्या थे, पूर्व सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2021 में हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया है। अब केंद्र सरकार जो है वो तो नाम में परिवर्तन कर ही रही है, बाकी रेल मंत्रालय की बात की जाए तो ये सब चमचे हो गए हैं उनके। तो रेल मंत्रालय भी हर एक ट्रेन, रेलवे स्टेशन, सबका नाम बदलने में लगा पड़ा है। अब इनको नाम बदलने में क्या मिल जाता है पता नहीं, ठीक है। तो आप लोगों का, हम लोगों का काम है पढ़ना और इन लोगों का काम है सालों को बदलना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या है, अटल एक्सप्रेस, कलाम एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस और दीनदयाल एक्सप्रेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका नेताजी एक्सप्रेस हो जाएगा। चलो कुछ तो अच्छा किया, वरना अपने नाम पर ही ना रख लेते, मोदी मेल रख देते
तो ज़्यादा ही बढ़िया हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं। कह रहा है जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं जो है वायुमंडल की किस परत से संबंधित है। प्रश्न 5 है। तो इसका मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल जो है वो क्या है, सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी है सीमा है और यहीं पर सब सारी मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं यहीं पर होती हैं। जैसे कि बादल, ठीक है, बिजली, ठीक है, वर्षा का होना, वायु चलना, ठीक है, ये सारी जो हैं प्रक्रियाएं कहाँ पर होती हैं, तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल से। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर जो है वो, ठीक है, इसके ऊपर जो और मंडल चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेके जीरो से लेके यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पर पहाड़ है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल जो है 0 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक व्यवस्थित होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं और 6 का जवाब देने की कोशिश करें। देखिए लिखा है क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसी मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल, वर्षा, बिजली का गरजना, वायु का चलना आदि। चलिए नेक्स्ट। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो देखिए ए नंबर का सुपीरियर और ओरेंटियो, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सुपीरियर और ओरेंटियो, इरी और ह्यूरोन, इरी और ओरेंटियो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। बचे आपके पास 3 ऑप्शन। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन बचे और इनमें से आपको क्या करना है, सही करना है। तो देखिए सुपीरियर और ओरेंटियो जो है वो क्या है, पूर्णतः कनाडा में स्थित है। कौन सी, ओरेंटियो। इसके बाद सुपीरियर करते हैं तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी। इरी और ह्यूरोन, ठीक है, इरी और ह्यूरोन ये भी कट्टम है, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं इरी और ओरेंटियो, इन्हीं के बीच में क्या है, ये नियाग्रा जलप्रपात बनता है। ठीक है, इरी झील है ये संयुक्त रूप से कनाडा और अमेरिका में स्थित है। बाकी बात करते हैं ओरेंटियो की, तो ये क्या है, ये पूर्णतः कनाडा में स्थित है, मैं बता चुका हूँ। इन्हीं झीलों के बीच में यहाँ पर क्या है, नियाग्रा फॉल्स बनता है। यहाँ पर नियाग्रा वाटरफॉल्स बनता है जिसकी ऊंचाई है 167 फीट। ऊंचाई है 167 फीट। चलिए देखिए मैप के जरिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखो है, ये कौन सी हो जाएगी, ये ओरेंटियो हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, इरी हो जाएगी। ठीक, इन्हीं नदियों के बीच यहाँ पर एक वाटरफॉल्स बनता है। उसका नाम क्या है, नियाग्रा। ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल्स यहीं पर, जिसकी ऊंचाई टोटल कितनी, 167 फीट। ये सुपीरियर झील है। जो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आप लोग पढ़िए, उसका जवाब दीजिए। लिखा है किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा गुजरती हैं। तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे क्या हो जाएगा, जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद यूरोप महाद्वीप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका जो है ये क्या है, सेकंड नंबर पे है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, सॉरी ये सेकंड वाला नहीं, सेकंड हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप जो है वो सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो तीसरे नंबर पे आता है और अफ्रीका महाद्वीप वो क्या है, वो दूसरे नंबर पे आता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। उससे तीनों रेखाएं कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। देखिए मैप के जरिए मैं बताना चाहूँगा। ये विश्व के टोटल महाद्वीपों की संख्या है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया,
सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एशिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, ये फर्स्ट पे हो जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद 4 नंबर पे आ जाएगा क्या, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद 5 नंबर की बात करते हैं तो उसके बाद 5 नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये नीचे, यहाँ पर नीचे स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये नंबर 5 पे आ जाएगा। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाएगा यूरोप महाद्वीप, और नंबर 7 पे क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। ये जो इससे है, इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं क्या है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो देखिए हेमा मालिनी जो हो जाएगी वो कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपके सामने लिखा है, आप लोग 3 सेकंड है आप लोगों के पास, और 3 सेकंड में आप लोग जवाब देने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहिनीअट्टम से क्या है, हेमा मालिनी जो है मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। कथकली की बात करते हैं तो कथकली से कौन हो जाएंगे, कृष्ण नायर जी हो जाएंगे, कृष्ण नायर जी हो जाएंगे कथकली से, कृष्ण नायर जी कथकली से हो जाएंगे। बात करते हैं कुचिपुड़ी की तो ये यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएंगी, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएंगी किससे, कुचिपुड़ी से। मोहिनीअट्टम की बात बता ही चुका हूँ कि हेमा मालिनी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन के सामने, तो आप लोग इसको जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं क्षमा चाहता हूँ कि शोर हो रहा है, और ये तो पड़ोसी हैं वो सब शोर मचा रहे हैं, तो इसके लिए मैं कल से ध्यान रखूँगा कि ये सब ना होने पाए। तो आप लोग आज एडजस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है, प्रश्न 9, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, तो 1945, 1932, 1946, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें यहाँ पर लिख देना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1946 में क्या है, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था, ठीक है। 6 अप्रैल 1946 में ये क्या आया था, 1946 में ये आया भारत, कब, 2 अप्रैल 1946 को, 2 अप्रैल 1946 को भारत आया। 6 अप्रैल 1946 को भारतीय नेता इससे मिले, कौन कौन मिला, तो नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा अब्दुल कलाम आज़ाद, ये 2 लोग मिले थे। और जब भारत कैबिनेट मिशन आया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कब से कब तक बने थे, ये बने थे 1940 से लेकर 1946 तक, 1940 से लेकर 1946 तक ये क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे एक्सप्लेन होगा इसमें। हाँ ये देखिए लिखा है, 2 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके बाद 6 अप्रैल 1946 को भारतीय नेता कैबिनेट मिशन से मिले। उस समय अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। क्या कहता है, पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो पाकिस्तान की मांग जो है वो सर्वप्रथम किसने की थी, तो ए रहमत अली, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो आप लोग हटा ही दें, ठीक है। अब आपके पास बस 3 ऑप्शन, ठीक है। रहमत अली की बात करते हैं तो इन्होंने क्या है, इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जन्म दिया था, ठीक है। रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जो है वो जन्म दिया था। पाकिस्तान शब्द का जन्म किसने दिया था, तो ये हो जाएंगे रहमत अली। मोहम्मद इकबाल जो हो जाएगा, इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने द्विराष्ट्र की मांग की थी। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की मांग की थी कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने 1940 को, कब, 1940 को सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की थी। 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की थी। तो आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और वीडियो फ्रेंड्स जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुक्रिया।